हेलो एवरीवन। आठवें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिलने के साथ ही सवाल ये आने शुरू हो जाते हैं कि आखिर आठवें पे कमीशन के तहत सैलरी और पेंशन कितने बढ़ने वाली है, इसमें कितना फिटमेंट फैक्टर जुड़ेगा और इससे सैलरी में कितना इजाफा होगा या पेंशन में कितना इजाफा हो जाएगा। साथ ही यहां पर देखा जाए तो ये इसके सैलरी बढ़ाने या हाइक करने का यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, फिटमेंट फैक्टर किस पर लगता है और क्या क्या चीजें यहाँ पर आपकी सैलरी में जुड़ती हैं और क्या नहीं, वो सारे सवाल भी हैं। एक सवाल यह भी होता है कि आठवें वेतन आयोग का फायदा किस वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा, किस विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा और किस विभाग के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। ये सारे सवाल आज के इस सत्र में हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप सभी को आसान भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं आखिर आठवें वेतन आयोग में कितने बढ़ने वाली है सैलरी और पेंशन और आखिर फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो घटनाक्रम यहाँ पर डेवलप हुई है कि आठवें वेतन आयोग को यहाँ पर गठन को मंजूरी दे दी गई है, बैंकर्स को फायदा नहीं मिलेगा, पेंशन के बारे में 1.5 गुना सैलरी यहाँ पर इंक्रीमेंट होने की बात की जा रही है। लेकिन जो घटनाक्रम डेवलप हुआ है वो हुआ है कैबिनेट के डिसीजन से। केंद्र सरकार के कैबिनेट के द्वारा आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई है। ठीक है, आयोग को संस्थापन के 18 महीनों के भीतर सिफारिशें यहां पर प्रस्तुत करनी होंगी और आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करता है। साथ ही लागू होने की जो संभावना है वो 1 जनवरी 2026 से लगाई गई है। तो ऐसी स्थिति में यह समझना जरूरी है कि आखिर ये आठवें वेतन आयोग के प्रक्रियागत चीजें क्या क्या होने वाली है। उससे पहले आपको बता दें कि आठवें वेतन आयोग का फायदा किस विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाला है और किस विभाग के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जिसे नहीं मिलने वाला है फायदा, उस वर्ग के कर्मचारियों को अगर हम देखें तो राज्य सरकार के कर्मचारी, चाहे वो पुलिस हो, परिवहन निगम हो, जल निगम हो, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। दूसरा, यहां पर केंद्रीय बैंकों के कर्मचारियों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा केंद्र का होने के बावजूद। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी इसका यहां पर फायदा नहीं मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। यानी आठवां वेतन आयोग जो होगा इस वर्ग या विशेष यहां पर राज्य के कर्मचारियों पर लागू नहीं होने वाला है। तो सवाल आता है फिर मिलेगा किसको। तो देखिए, यहां पे केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जिसमें रेलवे है, डाक विभाग है, इनकम टैक्स है, कस्टम विभाग इत्यादि को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, सशस्त्र बल के कर्मचारी होंगे जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के जवान और अधिकारी शामिल हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। अर्धसैनिक बल जिसमें आते हैं जैसे कि बीएसएफ हो गए, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान और ऑफिसर्स को भी आठवें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। केंद्रीय पेंशन भोगी जो हैं, जो कर्मचारी इन पदों से रिटायर हो चुके हैं या संशोधित जो पेंशन है उसका फायदा इन सभी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी मिलता है, जैसे कि आईआईटीज हैं, आईआईएम है, एम्स है, यूजीसी है, आईसीएआर है, सीएसआईआर है, इनके कर्मचारियों के केंद्र सरकार के पे मैट्रिक्स की तरह ही यहां पर वेतन मिलता है। तो वेतन यहां पर आठवें वेतन आयोग का इस वर्ग विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाला है और इन्हें नहीं मिलने वाला है। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, आखिर यहां पे जो वेतन आयोग से सैलरी यहां पर कैसे तय की जाएगी, इसके मानक क्या होते हैं, सैलरी तय करने का यहां पर प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, यहां पर किसी कर्मचारी के वेतन की सबसे जरूरी चीज होती है उसका बेसिक पे। हमेशा जब भी यहां पर आपको देखना जाए कि बेसिक पे कितना है किसी भी वर्ग विभाग के कर्मचारी का, वो होता है, और बेसिक पे सैलरी के आधार पर ही बाकी का वेतन जो होता है वो तय होता है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, मान लेते हैं एक कोई सरकारी कर्मचारी टीचर है, ठीक है, मान लेते हैं रमेश क्या है, एक सरकारी टीचर है और उनकी वेतन जो हर महीने की है वो कितना है, 65,000 रुपए। 65,000 रुपए उनके खाते में आते हैं। अब इस वेतन के हिस्से को समझिए। इस वेतन के 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, पे सैलरी, पे लेवल पे जो वहां पे उनकी जब भर्ती इत्यादि हुई थी इत्यादि को लेकर के, तो अलग अलग यहां पर होती है। ठीक है, हर एक विभाग स्तर के कर्मचारी की पे लेवल अलग होगी। जितने आप हायर पोस्ट पे होंगे आपका पे लेवल यहां पर बेसिक पे आपका ज्यादा रहता है। फिर उसमें आपको जुड़ जाता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता जो होता है हिसाब से हर 6 महीने में बढ़ता है। अक्टूबर 2025 तक केंद्र सरकार का जो महंगाई भत्ता है वो है आपका 58%। कितना है, 58% सरकार जो है महंगाई भत्ता बढ़ाती रहती है बीच बीच में। उसके लिए वेतन आयोग के गठन की यहां पर जरूरत नहीं होती है। इसके बाद मकान किराया भत्ता, ये शहर के हिसाब से आपको दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा हाईटेक सिटी में अगर आप गए, ज्यादा बड़े शहरों में गए, महानगरों में गए, वहां थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होता है, महंगाई ज्यादा होती है, तो वहां पर आपको मकान किराया भत्ता ज्यादा मिलता है। टियर 2 टियर 3 शहरों की तरफ जाते हैं तो वहां पर वैसे आपका मकान का भत्ता किराया जो होता है वो कम मिलता है।
तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 शहरों में हाउस अलाउंसेस जो होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं। चौथी चीज जो होती है वो होता है आपको ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाता है। ट्रैवल करने सरकार के काम से अगर आपको कहीं भेजा जा रहा है तो उस दौरान जो भी खर्चा इत्यादि हो रहा है तो उसको यहां पर दिया जाता है ट्रांसपोर्ट भत्ता। तो ये भी शहर के हिसाब से आपको अलग अलग मिलता है। इसके बाद वेतन में कुछ कटौतियां भी होती हैं, जैसे कि आपको इनकम टैक्स है, हेल्थ इंश्योरेंस है, पेंशन स्कीम है। और ये सारी चीजें होने के बाद जो होता है आपका जो वेतन होता है उसका यहां पर एक निर्धारण होता है। तो इसको आप कैलकुलेशन आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका बेसिक पे कितना हो गया, 40,000 था। डीए हो गया आपका 58%, महंगाई भत्ता 23,200 हो गया। एचआरए यानी कि होम अलाउंसेस जो हो गए आपके 18% हो गया, जो कि आपको 7200 रुपए मिलेगा। ट्रेवल अलाउंसेस जो हो गए आपको 3600 मिल गया। तो कुल वेतन आपका बन गया 74,000, ठीक है। कुल वेतन 74,000 हो गया। अब इसमें मान लेते हैं कटौती 12%, जो बाकी इनकम टैक्स और वो बाकी सारी चीजें अगर हम हटा दें 12% आपको सैलरी कट हो जाती है। तो 8,860 रुपए मान लो आपके वेतन से कट गए 74,000। तो फाइनली आपको जो नेट वेतन मिलता है वो मिलता है करीब आपको 65,100 रुपए तक। तो इस तरीके की जो घटनाक्रम है आपको, ये आपको 65,140 रुपए के आसपास सारा यहाँ पर नेट वेतन आपको मिलता है। तो ये होता है आपका सैलरी, यहाँ पर ऐसे निर्धारित होती है, ये आपका सैलरी बनती है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अच्छा 8वां, ये तो चलो सैलरी बन गई है, अब 8वें पे कमीशन की अगर कोई सिफारिश यहां पर आती है, लागू की जाती है, तो उससे इस सैलरी में कितना यहां पर डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपको वर्तमान समय में हमारी बेसिक पे 40,000 है तो उसमें 8वें वेतन आयोग से कितना यहां पर वृद्धि हो जाएगी, महंगाई भत्ता क्या बढ़ेगा या अन्य चीजों में क्या इफेक्ट यहां पर आएगा वो भी समझिए। देखिए हर वेतन आयोग क्या करती है, हर वेतन आयोग में सरकार चाहती है कि कर्मचारियों की जो सैलरी है महंगाई, जीवन यापन, खर्च हो गया, आर्थिक विकास के हिसाब से बढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन हर किसी का पे बैंड और ग्रेड पे अलग होता है। ऐसे में क्या होगा कि वेतन एक रेशियो में बढ़ाया जाता है ताकि सबका वेतन बराबर बढ़े, जिसे हम यहां पर फिटमेंट रेशियो कहते हैं, जो हर एक वर्ग पर समान रूप से आपको लागू किया जाता है। तो फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या हुआ, फिटमेंट फैक्टर हो गया कि कर्मचारी का वेतन उसके ग्रेड पे से कितना बढ़ेगा, इसे आपको मतलब उसमें लागू किया जाएगा। तो इसको भी आपको एक एग्जांपल समझाते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आपके हर एक व्यक्ति वर्ग कर्मचारी पर ये कैसे लागू होता है। अब इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो फिटमेंट फैक्टर में मान लेते हैं 7वें पे कमीशन में अभी हमने देखा कि रमेश की जो बेसिक सैलरी थी वो कितनी थी, 40,000, ठीक है। बेसिक सैलरी आपकी 40,000 है। अब 8वें पे कमीशन पे अगर हम मान लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आपको 3 गुना हो जाए, इस बार अगर आपको 3 गुने की अगर सिफारिश कर दी जाए, 2 गुने की सिफारिश कर दी जाए, 1.5 गुने की सिफारिश कर, जितने भी की जाए, हम मान के चलते हैं चलिए 3 गुना करते हैं। तो 3 गुना अगर आप फैक्टर यहां पर कर देते हैं तो 8वें पे बेसिक पे 40,000 है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 क्या हो जाएगी आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। इतना आपको बढ़ जाएगी बेसिक यहां पर सैलरी। तो इस तरीके से नया जो पे कमीशन लागू होगा उसमें आपकी बेसिक सैलरी घट जाएगी। लेकिन एक चीज यहां पर हट जाती है, जैसे सरकार ने वहां पे लगा रखा था महंगाई भत्ता जो कि 58% था, जैसे ही आपका फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन पे लागू होगा वो आपके बेसिक सैलरी पे लागू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ना कि आपको 65,100 पे लागू हो रहा है। 40,000 जो आपको बेसिक पे सैलरी है उस पे लागू होगा। और यहां पर आपका जो महंगाई भत्ता था वो 0% कर दिया जाए, महंगाई भत्ता उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, उसको फिर से 0 मान लिया जाता है और इसको अब समय समय पर फिर सरकार से बढ़ाना शुरू करेगी। तो नया वेतन कितना हो गया, तो बेसिक पे सैलरी कितनी हो गई आपकी, 1,20,000 हो गई 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 3 को अगर मान लेते हैं। अब उसके बाद जो महंगाई भत्ता था उसको सरकार ने 0 कर दिया, लेकिन यहां पर बाकी चीजें आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। होम अलाउंसेस 21,600, ट्रेवल अलाउंसेस 7200, तो कुल वेतन आपका बन जाएगा 1,48,800। और फिर से इसमें हम कटौती कर देते हैं 12% की, 17,856 रुपए कट गए आपके सैलरी से। तो फाइनल जो आपका नेट वेतन जो बन रहा होगा वो लगभग 1,30,944 रुपए, लगभग 1,30,000 1,31,000 आपकी सैलरी बन रही होगी फाइनल जो आपके अकाउंट में आएगी। तो इस तरीके का यहां पर देखा जाए तो बदलाव आपको 8वें पे कमीशन के सिफारिश के बाद आपको मिलेगा, इसका फायदा इस तरीके से मिल सकता है। अब इसमें यहां पर चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर 2 ही गुना बढ़ाया जाएगा तो 80,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिक पे सैलरी 1,20,000 है, 2.5 गुना होगा तो वो आपको देखा है तो 1,00,000 हो जाएगा। तो वो यहां पे सरकार जो अभी न्यूज में जो लगातार सुनने में आ रही है, अभी सरकार की तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं, 8वें वेतन आयोग ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो न्यूज में सुनने को आ रहा है, कहीं आपको 2.86 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है, कहीं 2.5 आ रहा है, अलग अलग आपको बताया जा रहा है। तो वहां पर हमको एग्जाम्पल इसलिए आपको समझाया, ठीक है।
चलिए थोड़ा सा वेतन आयोग के बारे में भी आपको जाते जाते बता देते हैं। 8वें वेतन आयोग क्या है? देखिए, वेतन आयोग जो होता है उसका काम क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा इसे उच्च स्तरीय एक समिति के तौर पर गठित किया जाता है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों की समीक्षा करता है और उसमें सुधार के सुझाव देता है ताकि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन के अनुरूप यहां पर वेतन मिले। दूसरा, आयोग का जो काम होता है वो पेंशन, महंगाई भत्ता, मेडिकल, आवास जैसी सुविधाओं में सुधार की सिफारिश भी करना होता है। इसके अलावा भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग को लागू किया जाता है और अब तक 7 वेतन आयोग यहां पर गठित हो चुके हैं और नया जो गठित हुआ है उसे 8वां वेतन आयोग, क्योंकि वो 8वीं बार यहां पर आपको गठित हुआ है। 8वें वेतन आयोग के बारे में बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले यहां पर आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को यहां पर तय कर दिया है। टर्म ऑफ रेफरेंस होता क्या है ये भी आपको बता दें। इसी आधार पर यह तय होता है कि आयोग का दायरा क्या होगा। टर्म ऑफ रेफरेंसेस ये बताता है कि आयोग किस दायरे में रह करके अपनी सिफारिशें करेगा। यह दायरा क्या होगा कि इसमें सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन की यहां पर जो समीक्षा करनी होती है वो सरकार पहले ही तय कर देती है कि इस आधार पे आपको ये आपका दायरा होगा, इसके अंदर आपको जो करना है आप कर लो, ठीक है। इसके बाद केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की यहां पर नियुक्ति करती है। अब यहां पे आयोग और सदस्यों की भी नियुक्ति यहां पर हो चुकी है, वो भी आपको बता दें कौन कौन यहां पर इस बार आयोग में शामिल है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखें 8वें वेतन आयोग में टोटल 3 सदस्य हैं। पहले यहां पर है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो कि यहां पर 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष हैं। 30 अक्टूबर 1949 को मुंबई में इनका जन्म हुआ। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB किया हुआ है। 1996 में बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रही हैं और 2011 से 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में भी जज के रूप में कार्य किया है। दूसरे हैं IS पंकज जैन जो कि सदस्य सचिव हैं और ये पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव हैं। 1990 बैच के IS अधिकारी हैं और सरकार की कार्यप्रणाली और बजट सीमाओं के जानकार हैं। तीसरा यहां पर है प्रोफेसर पुलक घोष, ये भी यहां पर इनको सदस्य बनाया गया है। ये IIM बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं और AI पर रिसर्च कर रहे हैं और फाइनेंस मामलों के यहां पर एक्सपर्ट हैं। तो वेतन आयोग के यहां पर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य यहां पर शामिल हैं जो कि इस बार की यहां पर वेतन की सिफारिशें करेंगे। तो आई होप यहां पर आपको समझ आया होगा कि 8वें वेतन आयोग के गठन, फिटमेंट फैक्टर और ये कैसे लागू होता है, किस वर्ग के कर्मचारियों का इसका यहां पर फायदा होगा। तो आज के ऐसे इंपॉर्टेंट सत्र के आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।